हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदयम का 3rd अध्याय, जिसका नाम है ऋतुचर्या अध्याय। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस इस चैप्टर के ऊपर बना रखी है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वैसे इस लेक्चर में हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक ही लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, जितनी आसान लैंग्वेज में हो सके उतनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, और आपको कोशिश यही करूँगा कि मतलब ये 50% तो ये चैप्टर इसी लेक्चर में आपको याद हो जाए, बाकी रिवीजन करने से आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ हम ऐसे पढ़ेंगे कि फ़िलोसफी की तरह नहीं पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स, कुछ टेबल्स के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे चैप्टर हमें आसानी से याद हो जाए। क्योंकि इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहती है। हमारे पास 6 ऋतुएँ इसमें पढ़ने को होती हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारे पास जैसे मान लो वसंत ऋतु में क्या लिखना है, तो वसंत ऋतु याद कर लिया, तो उसके बाद शिशिर ऋतु में क्या लिखना है, तो दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स के थ्रू याद करेंगे जिससे कि हमें 6 के 6 ऋतुओं के बारे में लगभग 10 से 12 पॉइंट तो आसानी से याद रहें। ठीक है, बाकी आप बुक से पढ़ोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋतुचर्या अध्याय में हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो इसके अंदर मैंने टोटल कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, लगभग 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और 90% अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ से आप इसमें मैच कर सकते हैं कि 90% क्वेश्चन इसी 6 क्वेश्चन में से एक होता है। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 15 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी 20 नंबर तक के भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, और कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेबल्स के थ्रू याद करना है जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे 6 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आदान काल की ऋतुओं का नाम लिखते हुए किसी एक ऋतु की ऋतुचर्या का सविस्तार वर्णन करें। ठीक है, इसमें कभी कभी ये भी दे देता है कि आदान काल की ऋतुओं का नाम लिखते हुए वसंत ऋतुचर्या का वर्णन करें, ऐसे भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आदान एवं विसर्ग काल का परिचय दें। ठीक है, यानी कि हमें आदान और विसर्ग काल के बारे में बताना है, और कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आदान एवं विसर्ग काल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आदान काल की ऋतुओं का वर्णन करें, यानी सिर्फ आदान काल की ऋतुओं के वर्णन करने हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप समझ जाना कि अगर सिर्फ आदान काल की ऋतुओं का वर्णन ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, हर ऋतु के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, और फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अंशोदक का वर्णन करें। ये लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पांचवा क्वेश्चन है, ऋतु संधि किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। एंड छठा क्वेश्चन है हमारा, विसर्ग काल की ऋतुओं का वर्णन करें। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये 6 क्वेश्चन हो गए। आप प्रीवियस ईयर से मैच कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 6 क्वेश्चन में से एक होगा। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब इसके बाद हम याद करेंगे इस पूरे चैप्टर को कुछ टेबल्स के थ्रू। ठीक है, और कुछ आसान लैंग्वेज के थ्रू, जिससे हमें हर ऋतु के बारे में 10 से 12 बातें पता रहें और आसानी से याद हो जाएं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा टेबल है वो ये है, आदान काल एवं विसर्ग काल में भेद। यानी कि एक क्वेश्चन मैंने आपको दूसरा जो क्वेश्चन बताया था कि आदान काल एवं विसर्ग काल के बारे में कुछ बताना है, मतलब के बारे में लिखें। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये रहा कि आदान एवं विसर्ग काल का वर्णन करें, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, और दूसरा हमने बताया था कि इसके अंदर कभी कभी स्पष्ट भी करने को बोल देता है कि अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इसी टेबल में हल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी टेबल है। हम सबसे पहले इस टेबल को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए प्राकृत भाव। ठीक है, प्राकृतिक भाव, यानी इन भावों को हम रखते हुए आदान काल और विसर्ग काल में क्या क्या अंतर है उसको पढ़ेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है आदान काल क्या है सिर्फ, तो आप आदान काल में आपको ये जितने नीचे के पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने हैं। अगर सिर्फ विसर्ग काल में पूछ ले तो ये विसर्ग काल वाले पॉइंट लिखने हैं। अगर दोनों में अंतर स्पष्ट पूछ ले तो आप दोनों सेम टू सेम टेबल बना सकते हैं बहुत आसानी से, और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राकृत भाव हम लेते हैं सूर्य को। ठीक है, तो आदान काल जो होता है उसमें जो सूर्य होता है वो उत्तर की दिशा में होता है, इसीलिए हम इस काल को क्या बोलते हैं, उत्तरायण काल। ठीक है, और विसर्ग काल में क्या होता है, तो विसर्ग काल में जो सूर्य होता है वो दक्षिण की ओर होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे दक्षिणायन काल। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्राकृतिक भाव है वायु, यानी कि वायु कैसी होती है आदान काल में और कैसी होती है विसर्ग काल में। तो आदान काल में जो वायु होती है वो तीव्र रुक्ष होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रुक्ष होती है, और विसर्ग काल में कैसी होती है, अरुक्ष होती है, यानी कि रुक्ष नहीं होती है, यानी स्निग्ध कह सकते होती है। ठीक है, इसके बाद स्नेहांश, यानी हमारी स्नेहांश का मतलब हो गया हमारी बॉडी के जो स्नेह है, जो वाटर
कंपोनेंट है वो कैसा होता है। तो आदान काल में शोषण एवं ह्रास, ह्रास का मतलब होता है क्षय होना, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो वाटर का लेवल है उसका शोषण होता है, यानी कि उसका क्षय होता है किसमें, आदान काल में। और विसर्ग काल में क्या होता है, तो उसकी वृद्धि एवं पोषण होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे स्वभाव कैसा होता है आदान काल का। तो आदान काल का स्वभाव आग्नेयी होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो सूर्य का जो शक्ति है, बल है, वो अधिक होता है, इसी वजह से इसे आग्नेयी बोला गया है। और विसर्ग काल को सौम्य बोला गया है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का बल अधिक होता है, यानी कि सूर्य की किरणें तेज नहीं होती, इसीलिए हमने इसे सौम्य बोला है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं जो आदान काल में आती हैं और कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं जो विसर्ग काल में आती हैं, ठीक है। तो आदान काल में शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेविंग, यानी कि SVG सेविंग, S मतलब शिशिर, V मतलब वसंत और G मतलब ग्रीष्म, ठीक है, SVG यानी कि सेविंग। और विसर्ग काल में हम याद रख सकते हैं विस, ठीक है, यानी कि VSH। तो आप इकट्ठे दोनों को याद रखिए, सेविंग विस, यानी कि सेविंग मतलब हो गया आदान काल की ऋतु है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और विस का मतलब हो गया VSH, यानी कि वर्षा, शरद और हेमंत, ये विसर्ग काल की ऋतुएं होती हैं, ठीक है। तो हमने ऋतुएं देख ली कि आदान काल की ऋतुएं कौन सी होती हैं और विसर्ग काल की ऋतुएं कौन सी होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रस या रस की वृद्धि, यानी कि किस ऋतु में कौन कौन से रसों की वृद्धि होती है, कौन से रस डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी आदान काल की ऋतुएं होंगी, आदान काल में तिक्त, कसाय और कटु जो रस है उसकी वृद्धि होगी, यानी कि ये रस डोमिनेंट होंगे, ठीक है। और विसर्ग काल में अम्ल, लवण और मधुर रस जो होते हैं इनकी वृद्धि होती है, यानी कि ये रस विसर्ग काल में डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने आदान काल और विसर्ग काल दोनों को देख लिया। आदान काल की अब देखो कैसे होगा, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि वसंत ऋतुचर्या का वर्णन करें, तो वसंत ऋतु में आप लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट सेम कि वसंत ऋतु जो है वो उत्तरायण काल की ऋतु है, यानी आदान काल की ऋतु है, ठीक है। वसंत ऋतु में जो वायु होती है वो तीव्र रुक्ष होती है। वसंत ऋतु में जो हमारे बॉडी का स्नेहांश होता है उसका शोषण या ह्रास यानी कि क्षय होता है। वसंत ऋतु जो होती है वो आग्नेयी होती है, ठीक है। और वसंत ऋतु में हमारे इनमें से कौन से रस की वृद्धि होती है, कौन सा रस डोमिनेंट होता है, तो तिक्त रस जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ गया कि शरद या हेमंत ऋतुचर्या का वर्णन करें, तो इसके अंदर भी आपको ये लिखना है कि हेमंत ऋतु जो है वो दक्षिणायन काल की ऋतु है, अरुक्ष होती है इसमें वायु, ठीक है, यानी कि वायु में स्निग्धता होती है। और इसके अंदर हमारे बॉडी का जो स्नेहांश है यानी वाटर कंपोनेंट है वो उसकी वृद्धि और पोषण होता है, ठीक है। उसके बाद इस स्वभाव से जो ये ऋतु है इसके अंदर सौम्य होता है, यानी कि सूर्य का बल तेज नहीं होता है, ठीक है, और चंद्रमा का बल तेज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऋतुओं के बारे में भी लिख सकते हैं, आदान काल और विसर्ग काल अगर दोनों में अंतरफेस्ट आ जाए तो भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपको कम से कम 6-7 पॉइंट तो हर ऋतु के बारे में यहीं से याद हो गया, ठीक है, इकट्ठे। तो इससे आपको याद करने में भी आसानी हुई और आसानी से पता भी चल गया, ठीक है। इसके बाद हम एक और टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, वो टेबल है ये वाली, ऋतुओं के अनुसार प्राकृतिक स्थिति, ठीक है। इसको याद करने के बाद आपको आसानी से हर ऋतु के बारे में लगभग 12 से 15 पॉइंट्स आपको आसानी से याद रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो इतना क्या होता था, हम जैसे कंफ्यूज होते थे, जल्दी हमें याद नहीं रहता था हर ऋतु के बारे में अलग अलग, लेकिन टेबल के थ्रू हम याद करेंगे तो हमें हर ऋतु के बारे में भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपको 2 टेबल पढ़ के हर ऋतु के बारे में 15 से 20 पॉइंट्स आप आसानी से याद रख सकते हैं, 15 पॉइंट तो कम से कम, ठीक है। इसमें छोटा छोटा बताया है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम में लिखना है तो इसी को बड़ा करके अच्छे से अपनी लैंग्वेज में समझा के लिखोगे तो काफ़ी पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टेबल को। सबसे पहले ऋतुओं के अनुसार हम जो ऊपर यहाँ पर प्राकृतिक स्थिति दे रखी है ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। सेम टू सेम टेबल आपको याद कर लेनी है और इसी को एग्ज़ाम में ब्रॉड करके लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहली ऋतु हमारी आती है शिशिर ऋतु, ठीक है। शिशिर ऋतु को भारतीय मास में हम माघ और फाल्गुन की ऋतु कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी मास में हम इसे जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च का जो 2 महीना होता है यह शिशिर ऋतु का होता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य का बल कैसा होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिशिर ऋतु किस आदान काल की ऋतु है या फिर विसर्ग काल की। तो शिशिर ऋतु आदान काल की ऋतु है। अगर ये आदान काल की ऋतु है तो मैंने आपको बताया था इसमें सूर्य का बल कैसा होता है, तो सूर्य का बल तेज होता है, तो यहाँ पर वही लिखना है। सूर्य का बल कैसा होता है, तो पूर्ण होता है, यानी कि सूर्य अपने पीक पर होता है, ठीक है। इसके बाद चंद्र बल कैसा होगा, तो अगर सूर्य बल ज़्यादा है तो चंद्र बल कम होगा, यानी कि क्षीण होगा, ठीक है। इसके बाद भूमंडल का स्वभाव कैसा होता है, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कैसा होता है शिशिर ऋतु में, तो शिशिर ऋतु में वो रुक्ष होता है। यहाँ पर भी हमने पढ़ा था क्या कि तीव्र रुक्ष होती हैं, यानी आदान काल की जितनी ऋतुएं होंगी सब में कैसा होगा,
रुक्षता होगी हमारे आसपास के वायुमंडल में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द्रव्यों में रस की अभिवृद्धि। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर क्या कि तिक्त, कसाय और कटु आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। तो इन रस की वृद्धि होती है आदान काल में। तो शिशिर ऋतु में तिक्त की वृद्धि, तिक्त कंपोनेंट जो है वो डोमिनेंट होगा। शिशिर और वसंत ऋतु में कसाय कंपोनेंट, कसाय रस जो है वो डोमिनेंट होगा। और ग्रीष्म ऋतु में जो कटु रस है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई कर देनी है क्या कि शिशिर ऋतु में रस की अभिवृद्धि कौन सी होगी, ठीक है। इसके बाद प्राणियों का बल, प्राणियों का बल जो है वो शिशिर ऋतु में श्रेष्ठ होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें लिख देना है दोष के बारे में। तो दोष, शिशिर ऋतु में जो दोष है कफ, उसका संचय होता है, ठीक है। यानी कि संचय मतलब आप समझते हो ना कि बॉडी में इकट्ठा होता है कौन, कफ दोष, ठीक है। तो शिशिर ऋतु में हमने इतने पॉइंट्स आसानी से याद कर लिए। यानी कि शिशिर ऋतु वैसे आप भूल जाते थे, लेकिन अब ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वसंत ऋतु के बारे में। तो वसंत ऋतु जो होती है उसका भारतीय मास होता है चैत्र वैशाख। अंग्रेजी में मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई का जो महीना होता है वो वसंत ऋतु का होता है, ठीक है। सूर्य बल जो होता है वो पूर्णतर होता है। पूर्णतर मतलब क्या हुआ कि शिशिर ऋतु में सबसे ज़्यादा था, लेकिन वसंत ऋतु में अब इसकी जो बल है, सूर्य का बल जो है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। उसके बाद चंद्रबल जो होता है, तो चंद्रबल भी शिशिर ऋतु के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। भूमंडल का स्वभाव, तो शिशिर ऋतु में रुक्ष था, लेकिन वसंत ऋतु में थोड़ी सी इसमें रुक्षता में कमी आ जाएगी, ठीक है। यानी स्निग्ध की ओर थोड़ा जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद द्रव्यों में रस की वृद्धि, तो कसाय रस इसमें डोमिनेंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये वाला टेबल याद है तो इसी में से ही कुछ पॉइंट्स इसमें भी सेम टू सेम ही है, ठीक है। तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद प्राणियों का बल कैसा होता है, तो वसंत ऋतु में मध्यम बल होता है। और इसके अंदर क्या होगा, अगर कफ दोष का संचय हुआ था शिशिर ऋतु में, तो जाहिर सी बात है शिशिर में इकट्ठा हुआ था, तो वसंत में इसका क्या होगा, प्रकोप होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो कफजनित रोग हैं उसके होने के ज़्यादातर चांस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 ऋतु पढ़ ली। अब हमारी है तीसरी ऋतु। तीसरी ऋतु हमारी जो है वो होती है ग्रीष्म ऋतु की, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु का भारतीय मास जो है वो ज्येष्ठ और आषाढ़ है। और अंग्रेजी में मई से जून और जून से जुलाई का जो महीना होता है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। सूर्य बल पूर्णतम, ठीक है। पूर्णतम मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अपने अंत पे होगा, ठीक है। चंद्रबल जो है वो क्षीणतम, यानी कि ये भी अपने अंत पे होगा, यानी कि मतलब जो इसका सबसे लोअर लेवल पे होगा उस लेवल पे इसका चंद्र का बल आ जाता है, ठीक है। भूमंडल कैसा होगा, तो रुक्षतम, यानी कि जो रुक्षता सबसे ज़्यादा थी अब सबसे कम होगी, ठीक है। इसके बाद द्रव्यों में रस की अभिवृद्धि, तो वही जो कटु रस होता है वो इसमें डोमिनेंट होता है। प्राणियों का बल जो होता है वो अल्प होता है, यानी सबसे कम होता है। और इसमें अब क्या होगा, वात का तो संचय होगा और कफ का समन होगा, यानी कि वात दोष जो है वो इकट्ठा होने लग जाएगा और कफ दोष जो है उसका नाश होने लगेगा, यानी कि क्षीण होने लगेगा, ठीक है। तो उसी को हमने समन बोला है। इसके बाद हमारे चौथा जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो भारतीय मास है उसमें श्रावण या भाद्रपद जो महीना है वो वर्षा ऋतु का होता है। अंग्रेजी में देखें तो जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर का महीना वर्षा ऋतु का होता है। इसमें सूर्य बल जो होता है वो क्षीण होता है, यानी कि जो सूर्य का बल है वो क्षीण होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चंद्रबल पूर्ण, यानी चंद्रमा का जो बल है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके बाद जो भूमंडल है उसमें मैंने पहले बताया था, अब ऊपर की 3 ऋतु में तो रुक्ष थी, लेकिन अब यह स्निग्ध होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें स्निग्धता आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो रस है वो अम्ल रस जो है वो डोमिनेंट होता है। और प्राणियों का बल जो होता है वो अल्प बल होता है, यानी कि अब इसके आगे क्या होगा, बल में वृद्धि होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम बल होता है और यहाँ पर पित्त का संचय होता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में किसका संचय होता है, पित्त का। ये क्यों होता है तो हम अभी जब डिटेल में ऋतु पढ़ेंगे वर्षा ऋतु तो ये भी पता चलेगा कि पित्त जो है उसका संचय कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें दोष का जो प्रकोप होगा वो किसका होगा, तो इसमें वात का प्रकोप होगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय हुआ था, तो अब वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होगा, ठीक है। उसके बाद शरद ऋतु में क्या होता है, तो शरद ऋतु जो है वो अश्विन कार्तिक का जो महीना है वो शरद ऋतु का होता है। सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर ये जो महीना होता है ये शरद ऋतु का होता है। इसके अंदर जो सूर्य का बल है, शरद ऋतु में जो सूर्य का बल है वो अपने मीडियम लेवल पर होता है, ठीक है। और चंद्र बल जो है वो पूर्णतल, यानी कि जो वर्षा ऋतु था उससे जो ये वाला है शरद ऋतु, उसमें सूर्य का बल कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। इसके बाद
हमारा जो भूमंडल है उस वो कैसा होगा, स्निग्धतर, यानी कि इसमें स्निग्धता जो है वो और बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर शायद एक चीज़ गलत हो रहा है, वो ये है कि यहाँ पर जो चंद्र का बल है वो बढ़ता है। ठीक है, यानी शरद ऋतु में जो चंद्रमा का बल है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद शरद ऋतु में जो द्रव्यों में रस की वृद्धि है वो है लवण रस की, यानी कि लवण रस जो होता है वो इसमें डोमिनेंट होता है। प्राणियों का बल जो होता है वो मध्यम बल होता है। ठीक है, और इसके अंदर पित्त का जो दोष है उसका प्रकोप होता है। ठीक है, तो हमने देखा था वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो रहा था, तो यहाँ पर पित्त का प्रकोप होगा। ठीक है, और वात का शमन होगा, यानी कि वात का यहाँ पर क्षय होगा। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु जो है वो मार्गशीर्ष और पौष मास का जो हमारा महीना होता है उसमें हेमंत ऋतु होती है। अंग्रेजी में देखें तो नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से जनवरी का जो महीना होता है मिड जनवरी का, वो हेमंत ऋतु का होता है। ठीक है, इसके बाद हेमंत ऋतु में जो सूर्य का बल होता है वो सबसे कम होता है और जो चंद्र का बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद स्निग्धता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हेमंत ऋतु में हमारे आसपास के वातावरण की। ठीक है, यानी ठंडापन, और जो हमारे द्रव्यों में रस की वृद्धि है वो मधुर रस जो होता है वो इसमें डोमिनेंट होता है। ठीक है, और प्राणियों का बल सबसे ज़्यादा होता है इसमें, और इसके अंदर पित्त का भी समन होता है, यानी कि पित्त दोष जो है उसका क्षय होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा क्या कि हर ऋतु के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने इस टेबल के थ्रू याद करे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेक्चर कैसा लगा? अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको कमेंट कर दीजिए, लाइक करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतना पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आदान काल की ऋतुओं का नाम। ठीक है, तो ये जो है इसको हमने कवर कर लिया है। इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट बचा है क्या कि किसी एक ऋतु का वर्णन करें, तो इसलिए हमें 6 की 6 ऋतुओं को पढ़ना होगा। लेकिन अभी भी जितना हमने टेबल से पढ़ा है उसके हिसाब से हम इसका भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आदान व विसर्ग काल का परिचय दें, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। आदान काल की ऋतुओं और विसर्ग काल की ऋतुओं का वर्णन करें, तो इसके लिए हमें हर ऋतु को पढ़ना होगा। लेकिन जो हमने 10-12 पॉइंट हर ऋतु के बारे में याद किया है तो उसके थ्रू हम इसका आंसर भी अभी भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद हंसोदक और ऋतु संधि। ठीक है, ये दो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और हर ऋतु को थोड़ी सी डिटेल में भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक करके ज़रूर बताएं कि ऋतु आपको ये कैसे लगा लेक्चर। आपको अगर समझ में आ गया है तो लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टेक केयर।